बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ गद्य का तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी का लिखा हुआ पाठ है। शरद जोशी एक व्यंग रचनाकार हैं जिनकी कहानियों में सीधी बात को भी व्यंग के माध्यम से बता दिया जाता है, जिससे उनके अंदर का जो भाव है किसी को भी समझ में भी आ जाता है और बुरा भी नहीं लगता। व्यंग कहने का तात्पर्य होता है कि किसी भी बात को सीधे से न कहकर इस तरह से घुमा फिरा के किसी के सामने रखा जाए ताकि उससे लोगों को कष्ट भी न हो और वो बात भी समझ में आ जाए। तो इन्होंने यही किया है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में इन्होंने घर आए हुए मेहमान को उसको ये एहसास दिलाया है कि मेहमान नवाजी जो होती है वो कुछ समय की अच्छी होती है, लंबे समय की नहीं अच्छी होती। अगर उसमें आप किसी के भी घर, अतिथि का तो मतलब ही होता है बिना बताए अतिथि, तो अतिथि अगर बिना बताए पहुंच रहा है तो उसको भी अपनी समय सीमा बांध कर चलना चाहिए। समय सीमा का तात्पर्य है कि कुछ समय के लिए गया और कुछ समय के पश्चात वो वहाँ से वापस लौट जाए बिना किसी के कहे। सम्मान के लिए लोग उन्हें रोकते हैं, अभी और रुक जाइए, अभी और आपको रहना चाहिए, अभी तो यहाँ देखने घूमने की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सम्मान है। इस सम्मान का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम हर चीज़ छोड़कर वहीं आकर जम जाए। यहाँ आया हुआ, इस पाठ में आया हुआ मेहमान जो है वो 4 दिन रह जाता है। मेजबान यानी घर का मालिक जो है उसके आने पर उसका भरपूर स्वागत करता है। उसको अपने बटुए की स्थिति याद आती है, फिर भी वो मुस्कुराकर उन्हें गले लगाता है। पत्नी उसका स्वागत करती है और रात के डिनर को एक मध्यम उच्च वर्गीय भोजन की तरह उन्होंने अच्छे से 2 सब्जी, रायता, मीठा सब कुछ बनाया ताकि मेहमान के इज्जत सम्मान में बढ़ोतरी हो और एक अच्छी याद लेकर वो वापस जाए। परंतु दूसरे दिन जब उसे ये लगता है कि मेहमान अभी नहीं जाने वाला, तो उसने दोपहर के लंच को भी अच्छा खासा कराया कि अच्छे खासे लंच की तरह ही भोजन कराया। लेकिन जब तीसरा चौथा दिन आया और मेहमान अब उस घर में आज़ादी से रहते हुए सिगरेट के धुएं के छल्लों से अपना समय व्यतीत करता रहता है और मेजबान कैलेंडर की तारीखें उलट करके इस बात का एहसास कराना चाहता है कि मेहमान नवाजी की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के महत्व को समझाने के लिए कैलेंडर की तारीखें पलटता है। परंतु जब मेहमान ने अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही तो पत्नी की आंखें आश्चर्य से बहुत चौड़ी हो गई, खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि संभवतः मेहमान अभी जाने की स्थिति में नहीं है। अब मेजबान ये तो नहीं कह सकता है कि तुम निकल जाओ, लेकिन अतिथि देवो भव की जो भावना है वो एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने लगेगी। अतः अगर व्यक्ति को अपने सम्मान की, इज्जत और सम्मान की परवाह हो तो किसी के घर की भी मेहमान नवाजी उतनी ही करनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। अनावश्यक किसी को बोझ दे करके, अनावश्यक किसी को तकलीफ दे करके यदि हम मेहमान नवाजी का सुख उठाना चाहेंगे तो अंततः बेइज्जत और अपमान की भी स्थिति आ सकती है। इस संभावना को दिमाग में रख कर ही उन्होंने शायद
शायद ये शीर्षक लिखा होगा कि तुम कब जाओगे अतिथि। अर्थात प्रतीक्षारत है वो मेजबान, क्योंकि किसी के घर भी जब अतिथि आता है तो उस अतिथि के रहने खाने का एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, तौर तरीका, सब चीज़ का ध्यान रख के कार्य करना पड़ता है। तो खुद अपने घर की जो स्वतंत्रता होती है उसमें एक अलग तरह की बाधा आती है। हर व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, सोना जगना उठना अलग तरह का सब होता है। अब उसमें मेहमान के हिसाब से कार्य करने पर एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन से वो अपने आप बोझ लगने लगता है। तो इस बोझिल अवस्था को बिगाड़ने से अच्छा है कि समय रहते चला जाए। तो मैंने यहाँ तक की कहानी आपको समझा दी थी। अब मैं आगे के हिस्से को पढ़ रही हूँ कि हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। कहने का मतलब होता है कि हर मेजबान मेहमान को कहता है कि अरे अभी और आप रुकिए, अभी आपको नहीं जाना चाहिए, अभी तो बहुत मन ही नहीं भरा आपसे। इसके मतलब ये नहीं कि आप रुक जाइए और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अच्छा अतिथि उसी को कहते हैं कि मेजबान आपको रोके, आपको प्रेम दे, सम्मान दे, ससम्मान विदाई दे और बार बार कहे, परंतु आप कहे नहीं फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, जल्दी है, कुछ काम है, आवश्यक है, इतने दिन नहीं रुक सकते। उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, मेहमान का सम्मान बढ़ेगा। तो यही ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। मतलब दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया, तीसरा दिन आ गया और उसी प्रकार मुस्कराते हुए मेजबान को मेहमान का स्वागत करना पड़ा। मेहमान मुस्करा करके मेजबान से अपने दिल की बातें कहने लगा कि उसे लगा कि बहुत सहज है ये बात, परंतु एक मेजबान के लिए ये सहज नहीं है। हमने अपनी पीड़ा पी ली। कहने का मतलब अगर हमें कष्ट भी है तो हम अपने मेहमान को ये कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत कष्ट में हैं, तुम चले जाओ। ये तो आने वाले को न समझना है कि हम कष्ट में, हमारे आने से किसी दूसरे को के खाने पीने, रहने सोने तरीके, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी व्यवस्था सब में बाधा पड़ती है। तो जितना कम रहे उतना अधिक सम्मान मिलता है। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने तुम्हारे दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की। अब उन्होंने पहले दिन का डिनर तो इतना उच्च मध्यम वर्गीय कराया था कि उससे कितना नीचे उतरते। हर आदमी को अपने भी सम्मान की, इज्जत और सम्मान की परवाह होती है। तो उन्होंने लंच को भी एक अच्छा खासा गरिमा प्रदान की, एक अच्छे खासे लंच के रूप में खान पान खिलाया, ताकि उन्हें ये न लगे कि पहले दिन तो बहुत स्वागत किया था और देखो दूसरे दिन आते ही कैसे खिलाया। तो उन्होंने लंच को भी एक अच्छी गरिमा प्रदान करके लंच भी करा दिया, ये सोच के कि संभवतः इसके बाद अतिथि चला जाएगा। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया, तुम्हारे मनोरंजन का भी ध्यान रखा कि तुम नए शहर में आए हो तो तुम्हें मनोरंजन के लिए हमने तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो सब कुछ तुम्हारे सुख सुविधा के साधन को हमने माना और उपलब्ध कराया कि तुम्हें सुख सुविधा के जो साधन है वो मिलने, और तुम सत्कार का जो आखिरी छोर होता है वहाँ तक हमने तुम्हें स्वागत किया, सत्कार किया, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। कहें इस जो आखिरी छोर होता है, मतलब जितनी उनकी औकात थी उस औकात के बराबर उन्होंने उसका सम्मान किया। इससे ज़्यादा की औकात मेज़बान की नहीं है तो वो उतना सम्मान नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने भरसक आपका इतना सम्मान किया है, जितना मेरे अंदर क्षमता थी, जितना मेरे अंदर आवश्यकता थी और हम कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण, मतलब अगर
आपने अपने निश्चित समय से उनका स्वागत सत्कार स्वीकार कर लिया, तो आप निश्चित समय से वहाँ से प्रस्थान ले लीजिए, तो आपको एक भावभीनी विदाई मिलेगी। लोग आपको स्टेशन तक छोड़ने आएंगे, आपको प्रेम पूर्वक विदा करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से विदा भी करेंगे और बार बार ये कहेंगे फिर आना। अगर आपको अपने सम्मान की परवाह है तो आप सम्मान अवश्य पाएंगे। अतिथि का तात्पर्य जो होता है, उस तात्पर्य को निभाने के लिए यदि आप किसी के घर जाकर अनावश्यक कुछ समय तक निरंतर बस जाएंगे तो अंततः उसे अपनी सीमा में आना मजबूरी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में फिर वो आपको वो सम्मान नहीं दे पाएगा जो देना चाहता है। तो मेरी आपसे यही समझाने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि अतिथि का जो मतलब है बिना बताए आने वाली तिथि, तो उस तिथि का मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने सम्मान को बिगाड़ें, आप अपने सम्मान को बचाएं, तब आपका सम्मान बना रहेगा। तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब कहने का तात्पर्य ये है कि 2 दिन तो मेज़बान ने अच्छी तरह से व्यतीत कर लिए। जब तीसरा दिन आया तो तीसरा दिन आने पर उन्होंने कहा कि मुझे धोबी को कपड़े देने। इतना सुनते ही तो मेज़बान को ये लगा कि जो व्यक्ति कपड़े धुलवा रहा है इसके मतलब वो अभी और रुकना चाहता है। अब ना तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि क्यों, ना तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको कितने दिन रुकना है। तो स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है उस मेज़बान की, जो मेहमान के सामने अपनी खुली हुई चादर दिखाना नहीं चाहता, अपनी घर की स्थिति का बयान नहीं करना चाहता, और मेहमान है कि समझने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि हम मेहमान की मेहमान नवाजी उतने ही दिल से करें जितने दिल से हम पहले दिन किए थे? अर्थात कहने का तात्पर्य, यदि मेहमान को सम्मान की आवश्यकता है तो मेहमान बना रहे, अन्यथा उसका सम्मान अपने आप चला जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे धोबी को कपड़े देने हैं। यह आघात अप्रत्याशित था। मेज़बान के लिए ये आघात था, एक बहुत बड़ी चोट थी, जिस चोट को उसने कभी कल्पना में सोचा भी नहीं था कि उस कल्पना को उसने सोचा भी नहीं था कि हाँ, कभी मेहमान इस तरह से भी कह सकता है। इसीलिए लेखक ने लिखा कि यह आघात अप्रत्याशित था, बिना सोचा हुआ। जिसकी कि कल्पना हम न करें वो अप्रत्याशित कहलाता है, कि जिस चीज़ को मैंने सोचा ना हो और वो होने की संभावना हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये चोट तो बिल्कुल मैंने सोची नहीं थी कि मुझे मिल सकती। तो ये आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी, यानी कि इसका जो कष्ट था उनके हृदय पर ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी कल्पना से बाहर जो चीज़ सोच रखी थी वो उन्हें लगा। उन्होंने तो सोचा था कि पहले दिन जब मैंने डिनर कराया तो उन्होंने अनुभव किया होगा, फिर मैंने लंच करा दिया तब उन्हें लगा होगा कि अब जाना चाहिए। अब जब उन्होंने कपड़े धोने की बात कही तो मेज़बान के हृदय पर एक आघात लगा कि क्या ये अभी कुछ और दिन रुकेंगे। अब इस कुछ और दिन रुकने के नाम पर जो चोट महसूस हुई उन्हें, जो कष्ट महसूस हुआ, उसका वर्णन न तो वो मेहमान से कर सकते हैं, न मेहमान को बता सकते हैं, और न मेहमान समझने को तैयार है। तो तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा साथ रहना मुझे अच्छा तो लगा, तुम्हारे सामीप्य का जो साथ मुझे मिला वो अच्छा तो लगा, परंतु इतना अच्छा लगा कि वो रबड़ की तरह खिंचता चला जाएगा। 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से चौथा दिन, और चौथे दिन भी ये कह के कि कपड़ा धुलवाना है, तो लगा कि जैसे ये समय तो रबड़ की तरह खींच रहा है। तो उन्हें लगा कि मेहमान के जाने की कोई निश्चित स्थिति का पता उन्हें नहीं चल रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं
कि इस चीज़ को वो कैसे मेहमान को बताएं कि तुम्हारा सामने पे अब मुझे ठीक या उचित नहीं लग रहा। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो जाता है। तमाम जगहों ने आपने पढ़ रखा होगा अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। वास्तव में अतिथि देवो भव है, हम उसे देवता का स्थान देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कल्पना की है कि देवता आकर आपके घर में वास कर ले तो फिर जाते नहीं? देवता को देवता की तरह सम्मान दीजिए, आरती दीजिए, पूजा दीजिए, भोग दीजिए। देवता अपने स्थान पे प्रस्थान कर लेते हैं और कुछ दिन रुक जाते हैं तो देवता मानव के रूप में हो जाते हैं, मानव के रूप में हो जाते हैं। उसके बाद अगर रुके तो फिर वो राक्षस हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आप अतिथि हैं और देवो भव, देवता बना रहना चाहते हैं, तो आप अपनी समय सीमा निर्धारित करके चलें। यदि आप उससे ज़्यादा रुकेंगे तो आपको मनुष्य का स्थान दिया जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि आप साधारण मानव हैं, आपकी जितनी सोचने की शक्ति थी उतना आपने किया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जिद्दबस वहीं पड़े रहेंगे तो फिर आप सम्मान नहीं अपमान के पात्र हो जाएंगे। और तब लेखक को लगा कि कभी ऐसा भी लगेगा कि अतिथि राक्षस के स्थान पर हो जाता है, वो काटने को दौड़ता है, वो खाने को दौड़ता है, उसका एक एक पल जो है वो बिल्कुल जो असुविधाजनक लगता है, उसका रहना, उसका उठना, उसका बैठना, और हर पल दिमाग में ये रहता है कि इनके जाने की कोई निश्चित तिथि ही नहीं है, कहें तो क्या कहें। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अब उन्होंने कहा संभवतः जल्दी धुल जाएंगे के पीछे, कहने के पीछे जो लेखक का आशय था वो ये था कि यदि आपको जल्दी जाना होगा तो कपड़े आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये सलाह दी कि लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी मिल जाएंगे, तो आप आसानी से जाने का रास्ता निकाल सकते हैं। तो उन्होंने इस उम्मीद से कहा कि जल्दी मिल जाएंगे कि ताकि उनके जाने का जो समय है वो पता लग जाए। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। उनके ये कहने के पीछे लेखक के मन में ये आया कि संभवतः मैं ऐसा कहूँगा तो मुझे इस बात का पता चलेगा कि उन्हें जल्दी जाना है, इसका एहसास, उचित एहसास उनको हो जाएगा समय पर। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जल्दी मिल जाएंगे तो आप जल्दी जा सकेंगे। हालांकि मेहमान इस बात की उम्मीद और इस बात को बता भी नहीं रहा है कि हाँ वास्तव में वो अभी कब तक टिकेगा, लेकिन फिर भी उनके कहने का जो आशय था वो यही था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? उन्होंने पूछा। चलो चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई चलो चलो देखते हैं कि लॉन्ड्री कहाँ है। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डाला। अब लेखक के मन में तो था कि किसी भी तरह से वो उन्हें जल्दी जाने का रास्ता बताएं। तो उन्होंने कहा कि जल्दी कपड़े दे दें। तो बनियान पहने हुए जैसे लोग घर में साधारण रहते हैं, एक आसानी से कुर्ता डाला उस पर और कहा कि चलो कपड़े दे दें। कहने का तात्पर्य कि यदि कपड़े जल्दी दे देंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, तो जल्दी ये चले जाएंगे। मगर अभी जाने का कोई भी अता पता मेहमान का नहीं चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? तब तक उनकी पत्नी को लगा कि मेहमान को लेकर कहाँ जा रहे हैं, जरा पूछा जाए, देखा जाए। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। तो उन्होंने बताया। भला था कि उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पे देने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारे कपड़े निकाल के घर वालों को कहते कि लो इसको धुल के प्रेस करके मुझे दो। तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि इनके कपड़े अभी लॉन्ड्री पे मुझे देने हैं, तो मैं उसी को देने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। अब पत्नी को इतना आश्चर्य लगा कि जो व्यक्ति मेहमान बनकर आया है वो मेहमान बनने के साथ साथ
कैसे ये कह सकता है कि उसके कपड़े आसानी से धुलने को दिए जाएं, तो आश्चर्य में उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल फैल जाती हैं कि आश्चर्यचकित हो जाता है कि हाँ, ये तो और लंबा रुकने का प्रस्थान इनका हो गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। कहने का मतलब कि लेखक ने कहा कि किसी ज़माने में मैंने जब पत्नी की ये आंखें देखी थी तो मुझे वो बड़ी लुभावनी लग रही थी, परंतु आज वो आंखें आश्चर्य में डालने वाली लग रही हैं। पत्नी के अंदर जो एक आश्चर्य का भाव है कि क्या मेहमान अभी और रुकेगा, उसके इस प्रश्न का उत्तर न तो लेखक दे पा रहा था, न लेखक की पत्नी और न मेहमान स्वयं दे रहा था। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें इस बात को प्रश्न की तरह छोड़ दी थी कि क्या मेहमान को अभी और रुकना है। पर जब वे अपनी बड़ी आंखें होती तो मन छोटा होने लगता। अब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर लेखक का मन घबरा कर बिल्कुल छोटा हो गया। क्या वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए, कैसे बताए कि मेहमान अभी जाने की तारीख नहीं बता रहा है, कैसे वो इस बात को समझाए कि अतिथि अभी कितने दिनों ठहरेगा। भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब पत्नी के मन में सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक था कि निश्चित है कि अतिथि अभी और ठहरेगा। ये डर उनके मन में समा गया और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जान नहीं रहे। अब आशंका निर्मूल इसलिए नहीं थी कि उसके पीछे का कारण था कि अतिथि ने तो अपने कपड़े धोने को लॉन्ड्री में दे दिए। अब लॉन्ड्री से कपड़े कम से कम 1 हफ्ते में आएंगे, जल्दी भी आएंगे तो 3 दिन में आएंगे। तो मतलब अभी 4 दिन तो अतिथि रुक चुका था, चौथा दिन था इनके मेहमान नवाजी का, और कपड़े गए तो 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो अभी अतिथि को रहने में मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 दिन अभी और चाहिए। अब स्थिति क्या है कि उसे लग रहा है कि अब 2-3 दिन अतिथि और रुकेगा। हर व्यक्ति की एक आर्थिक सीमा होती है, हर चीज़ के खिलाने पिलाने की एक सीमा होती है, तो उस सीमा में एक बजट चलता है। और अगर मेहमान बहुत लंबे समय में होता है तो उस एक व्यक्ति पे आया हुआ बजट, मेहमान नवाजी का जो 1 दिन का बजट है, वो मेज़बान के 1 महीने के बजट को हिला सकता है। तो इस चीज़ को सोचकर उन्हें लगा कि अब इसके मतलब अतिथि जो अभी जा नहीं रहा। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। मतलब कहने का मतलब कि लॉन्ड्री के कपड़े भी आ गए और अतिथि अभी गया नहीं। अब सोचिए कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। शरद जोशी ने संभवतः इस व्यंग को इसलिए कहा होगा, उन ऐसे अतिथियों के लिए संभवतः ये व्यंग है कि जो अनायास किसी काम से समय व्यतीत करने के लिए होते हैं, जिनके पास कोई अपना व्यवस्थित काम धंधा नहीं होता है, कोई चिंता परेशानी नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो कहीं भी जाकर 1 महीने 10 दिन टिक जाते हैं। जिसके पास खुद का काम, खुद की परेशानियां, खुद की जिम्मेदारियां हैं, वो तो ऐसा कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री से कपड़े भी आ गए फिर भी तुम यहीं पर हो। तो अर्थात कहने का मतलब कि तुम क्या चाहते हो, कब तक रुकना चाहते हो, इस बात को लेखक और लेखक की पत्नी जानना चाहती हैं। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। कहने का मतलब कि 1 हफ्ता व्यतीत होने को आ गया है और बिस्तर की जो चादर है उस पर सलवटें पड़ गई हैं और मेहमान की स्वागत में उस सलवटों भरी चादर को हटा करके उन्होंने फिर से चादर भी बदल दी और अभी मेहमान वही हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ अब लुप्त हो गई।
अब कहने का मतलब कि यदि किसी के आने पर हमारे मन में प्रसन्नता होती है, स्वागत में मुस्कुराहट आती है, तो अनायास टिकाऊपन को देखकर फिर अंत में वो मुस्कुराहट, भौहें तन जाती हैं, माथों पर एक सिकुड़न आ जाती है और ये लगता है कि तुम अब तो समझ जाओ कि तुम बोझ हो गए हो। इसके बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर अतिथि को क्या स्थिति आएगी, आप इसकी कल्पना स्वयं कर सकते हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। अब मेहमान के साथ बात करने की एक सीमा होती है, हंसी मजाक करने की एक सीमा होती है, सोने जगने की एक सीमा होती है। तो 1 से 2 दिन तक तो ये सारी चीज़ें चलाई जा सकती हैं। हफ्तों 10 दिन पर टिकने वाले मेहमान के साथ समय व्यतीत करने के लिए अनायास की बातें करना संभवतः मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो अब उन्हें लगा कि अब जो ये बात करने का सिलसिला था वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। बातचीत की जो बारी थी कि कुछ घर के सदस्य बैठकर इधर से उधर से कहीं से एक दूसरे से बात करके समय व्यतीत कर रहे थे, अब वो चीज़ें उस गेंद की तरह हो गई कि जैसे किसी गेंद को उछाले और किसी भी कोने से टप्पे खा करके इधर उधर आती जाती रहे। तो बस उछालना और बात को किसी तरह से संभालना, ये दोनों ही स्थिति जो थी वो समझ में आ रही थी कि अब मेहमान के साथ ज़बरदस्ती बात की जा रही है, समय दिखाने के लिए, समय बचाने और बताने के लिए कि मेहमान को इस बात का एहसास हो जाए कि वो अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र से के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी थी। कहने का मतलब हर तरह की बातें वो कर चुके थे, हर तरह की बातें हो चुकी थी, बात का कोई मुद्दा नहीं था। सामने पड़ी किताबें और अखबारों के पन्ने अनायास पलटे जा रहे थे। जब व्यक्ति के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता तो अगर आपके पास कोई पुस्तक है, किताब है, अखबार है, तो उस किताब और अखबार के पन्नों को पलटकर ही हम बात करते हैं। शरद जोशी ने जब ये निबंध लिखा होगा, ये कहानी सोची होगी, तो संभवतः ऐसा भी रहा होगा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना ना रहा हो और उस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो आज की आधुनिक चीज़ें हैं वो ना रही हों। तो उन्हें लगा हो, नहीं तो आज तो मनोरंजन के साधन इतने हैं कि लोगों को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता या बात करने का वक्त नहीं होता। तो उन्होंने सामने पड़ी ही मेज पर पड़ी हुई पत्रिकाओं के पन्ने पलट पर अपनी जो समय व्यतीत करने वाली बात थी उसे वो कर रहे थे। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। कहने का मतलब कि उसी कमरे में रहना है और उसी कमरे में साथ साथ उठना बैठना है, बातचीत के मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो समय बिताने के लिए हमें सिर्फ करना क्या है, या तो पत्रिकाओं के पन्ने पलटने हैं या उपन्यास को ज़बरदस्ती पढ़ते जाना है। ज़बरदस्ती पढ़ते जाने कहने का मतलब है कि हमें अपना समय व्यतीत करना है और समय व्यतीत करने के लिए हमें, तो उन्होंने क्या किया कि उपन्यास के पन्ने पलट करके पढ़ते जा रहे थे, समय पत्रिका पलटते जा रहे थे। शब्दों का लेन देन मिट गया था क्योंकि बातचीत करने का मुद्दा भी एक सीमा तक ठीक होता है और बातचीत का मुद्दा भी अब खत्म हो चला था। तो अब चर्चा के लिए कोई विषय नहीं था। बच्चों के बारे में बात हो गई, बच्चों की नौकरी के बारे में हो गई, फिल्म जगत की बातें खत्म हो गई, राजनीति की बातें खत्म हो गई, रिश्तेदारी तबादले, पुराने दोस्तों की बातें खत्म हो गई, परिवार की बातें खत्म हुई, महंगाई, साहित्य और हर मुद्दे पर दोस्तों के बीच जो चर्चा चलती है, पुरानी उखड़ी हुई बातों और पढ़ाई के ज़माने के हंसी मजाक तक भी खत्म हो चले थे। और बचा क्या था? अब एक चुप्पी कि बात करने के लिए अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था। और धीरे धीरे सौहार्द भी कम हो रहा था। प्रेम की भी एक सीमा होती है, रहने वालों की भी एक सीमा होती है। अब वो धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। अब उन्हें लगा
कि कैसे समय काटा जाए इस व्यक्ति के साथ, और उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक पर तुम नहीं जा रहे, किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। कहने लगते हैं ना, जैसे कभी कोई किसी के घर गया और आपने उम्मीद की कि 5-10 मिनट बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे और चले जाएंगे, और आपको बहुत सारे काम पड़े हुए हैं करने के लिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि चलो ये जाएंगे तो ये काम करना है, वो करना है। अब वो बैठे आपने चाय पानी करा दिया, नाश्ता करा दिया, फिर आप पूछेंगे कि आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाएं, कि ताकि कहें नहीं भाई खाना नहीं है, मुझे जा रहे हैं, ये नहीं है। फिर आपने खाना लंच करा दिया, तो आपके पास ऐसा लगेगा, तो अंत में वो भीतर जाके यही आया कि क्या भाई फेविकोल लगा के चिपक गए, उठने वाले नहीं है। लेखक भी बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति के साथ कह रहा है कि किस अदृश्य गोंद से चिपक गए हैं कि ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से अब ये अदृश्य अपमान भी है। अगर आपको अपना सम्मान चाहिए तो आप उस सम्मान के पात्र बनने के लिए समय रहते ही वहाँ से अपनी भावभीनी विदाई लेकर चले जाएं, तो आपका सम्मान बचा रहेगा। तो लेखक ने इसी बात को यहाँ समझाया है। थोड़ा सा अंश शेष बचा रह गया है, जिसको मैं कल के वीडियो में पढ़ा करके फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।